हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज एक मैं सैंपल पेपर लेके आया हूँ पॉलिटिकल का, जो सीयूटी का है। तो सीयूटी में आपका कुछ इस टाइप से पेपर होने वाला है। ये डोमेन सब्जेक्ट होने वाला है। अब डोमेन के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर पेपर का पैटर्न क्या होगा, ठीक है ना। तो पेपर के पैटर्न में अगर देखा जाए तो बच्चों याद रखिएगा कि आपका जो ये डोमेन सब्जेक्ट यानी ये पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है, ये 45 मिनट्स का होने वाला है, ठीक है ना। 45 मिनट का होने वाला है। याद रखिए, जो डोमेन सब्जेक्ट है वो आपके 45 मिनट के टाइम है। इसका ड्यूरेशन कितना है? 45 मिनट का। यानी एक चीज याद रखिएगा, जो 200 नंबर का आपका पेपर है, ठीक है, उसके लिए टाइम दिया जाएगा आपको 45 मिनट्स। और जो आपका डोमेन नहीं है, जैसे आपका जर्नल टेस्ट हो गया, तो जर्नल टेस्ट के लिए आपको लगभग 1 घंटे का टाइम दिया जा रहा है, ठीक है ना। 1 घंटे का टाइम दिया जा रहा है। तो ये है। इसके साथ साथ याद रखिएगा, पॉलिटिकल साइंस में 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। 50 में से आपको 40 क्वेश्चन क्या करने हैं बच्चों? अटेम्प्ट करने हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इसके अंदर आपका एक क्वेश्चन जो होगा वो 5 नंबर का होने वाला है। एक क्वेश्चन की वैल्यू कितने रहने वाली है बच्चों? 5 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है। और अगर इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो -1 क्या हो जाएगा? आपका कट जाएगा। एक -1 क्या हो जाएगा? आपसे नंबर जो काट लिए जाएंगे। तो इस प्रकार से बच्चों क्या होने वाला है? आपका पेपर होने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन किस टाइप से आने वाले हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीत युद्ध का अखाड़ा है? शीत युद्ध का अखाड़े के बारे में बात करेंगे। शीत युद्ध का कौन सा अखाड़ा है? तो शीत युद्ध का आप सभी को पता है, शीत युद्ध की मीनिंग क्या होती है? एक ऐसी तनावपूर्ण और युद्ध रहित स्थिति जिसमें युद्ध की संभावना तो बनी रहे लेकिन वास्तविक रूप से युद्ध ना हो, तो उसे हम कहते हैं शीत युद्ध। और शीत युद्ध का जो अखाड़ा है बच्चों, वो था बर्लिन, ठीक है ना। जर्मनी में है, बर्लिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना को दो ध्रुवीयता का अंत माना जाता है? ठीक है, तो दो ध्रुवीयता का अंत माना जाता है किस घटना को? ठीक है, तो बच्चों थोड़ा सा ये गलत हो चुका है। इसके अंदर यहाँ ऑप्शन नहीं है। जैसे अगर बात की जाए, जैसे इसमें ऑप्शन दे रखा है क्यूबा मिसाइल संकट, बर्लिन की दीवार का गिरना दो ध्रुवीयता का अंत माना जाता है, सोवियत संघ का विघटन होना, या गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन। तो बच्चों इसका सही उत्तर है बर्लिन की दीवार का गिरना। आप सभी को पता है जो बर्लिन की जो दीवार थी ये 1961 में बनाई गई थी। और जो बर्लिन की जो दीवार है ये दो विचारधाराओं का प्रतीक था, समाजवाद और पूंजीवाद, ठीक है। तो 1961 में गिराई गई थी और इसे 9 नवंबर इसे गिराया गया 9 नवंबर 1989 में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया। और बर्लिन की दीवार का गिरना और दो ध्रुवीयता का अंत माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य गठबंधन सीटों में शामिल हुआ है? यानी इसके अंदर बात करना है कौन सा ऐसा देश है जो सीटों में शामिल हुआ है। तो बच्चों सीटों में जो शामिल होने वाला देश कौन सा है? तो ये है आपका थाईलैंड, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नव उपनिवेशवाद का विरोध करने वाला व्यक्ति कौन है? क्वेश्चन है, नव उपनिवेशवाद का विरोध करने वाला व्यक्ति कौन है? तो बच्चों जो नव उपनिवेशवाद है, ठीक है ना, इसका विरोध जो किया था वो किया था वामे एनक्रूमा ने, ठीक है। वामे एनक्रूमा घाना के ये पहले प्रधानमंत्री थे, वामे एनक्रूमा। तो इन्होंने क्या किया था? नव उपनिवेशवाद का विरोध किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फेट बॉय शब्द का अर्थ है? आप सभी को पता है कि अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान क्या किया था? 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को इसने क्या किया था? मतलब अमेरिका द्वारा जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था, ठीक है ना। तो इसे बम गिराया गया था, ठीक है। और उन बम का कूट नाम क्या था? लिटिल बॉय और फेट मैन, ठीक है बच्चों। तो याद रखिएगा उन दोनों बमों का नाम क्या था? लिटिल बॉय और फेट मैन। तो इसके अंदर ऑप्शन है शीत युद्ध का अखाड़ा, ठीक है। दूसरा ये तो नहीं हो सकता। हथियारों की होड़ के लिए कोड नेम, निरोत्तर्क अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। याद रखिएगा डी ऑप्शन इसका बहुत ठीक हो जाएगा। यानी क्यों? क्योंकि फेटमैन क्या था? एक परमाणु बम था जो अमेरिका ने हिरोशिमा पर गिराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एनपीटीपी का पूर्ण रूप लिखिए, इसका पूरा नाम बताना है। तो आप याद रखिए बच्चों, एनपीटी का पूरा नाम क्या है? परमाणु अप्रसार संधि। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है, मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? इसमें हमें बताना है मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया। तो पहला है ऑप्शन जर्मनी, इटली और जापान। दूसरा है अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। तीसरा है अमेरिका, सोवियत संघ, इटली और जापान। चौथा है यूएसए और यूएसएसआर। तो इसमें से हमें बताना है कौन सा मित्र राष्ट्र में शामिल है। तो बच्चों आप सभी को पता है मित्र राष्ट्र के जो देश हैं वो है अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, यल्तसेन वर्ष में रूस के राष्ट्रपति बने थे, यानी जो यल्तसेन थे वो किस वर्ष रूस के राष्ट्रपति बने थे? तो सेंसी की ही बात है कि ये बने थे 1991 में। ठीक है ना, और याद रखिएगा रूस के पहले राष्ट्रपति भी कौन थे? बोरिस यल्तसेन थे। तो इस चीज को याद रखिएगा क्योंकि 1991 के बाद रूस ही अस्तित्व में आया था, मतलब उसका उत्तराधिकारी बना था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेता कौन था? जो क्यूबा मिसाइल संकट है, अब बात कर लेते हैं बच्चों। आप सभी को पता ही नहीं होगा कि आखिर कई बच्चे ऐसे होंगे जैसे क्यूबा मिसाइल संकट पता ही नहीं क्यूबा मिसाइल संकट था क्या। तो मैंने से मान लिया अमेरिका और ये है यूएसएसआर, ये यूएसएसआर है और ये क्या है बच्चों? यूएसए है। अब यूएसए से ही छोटा सा द्वीपीय देश है जो क्यूबा है, ये क्या है बच्चों? इसी देश का नाम क्या है? क्यूबा। अब क्या हो रहा था कि 1961 में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि कहीं अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण करके वहां के नेता फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट ना कर दे। उस समय सोवियत संघ के जो नेता थे वो थे निकिता क्रुश्चेव। ठीक है ना, तो ये चिंता सता रही थी। तो यहां क्या हुआ, तो चिंता सताते हुए क्या किया, निकिता क्रुश्चेव ने 1962 में क्यूबा पर परमाणु हथियार तैनात कर दिए। इस बात की खबर जो है वो अमेरिका को 21 दिन बाद चली थी, जिसमें अमेरिका में एक तरह से खलबली मच गई। अमेरिका नहीं जानता था, पहली बार ऐसे परमाणु हथियार इतना करीब आ चुका था। ठीक है ना, तो अब ऐसा लग रहा था युद्ध तो होगा रहेगा। तो यहाँ क्या हुआ, अमेरिका ने क्या किया, अपना एक जंगी बेड़ा सोवियत संघ की तरफ भेज दिया और सोवियत संघ की तरफ से भी एक जंगी बेड़ा यहाँ आ रहा था। दोनों ही देश इस बात को जानते थे कि अगर युद्ध हुआ तो युद्ध में जन और धन दोनों की ही हानि होगी। इस चीज को दोनों ही देश अच्छे से समझ चुके थे। ठीक है ना, तो दोनों देशों ने क्या किया, आपस में बातचीत करके युद्ध विराम किया और इस प्रकार से क्या हुआ, जो दुनिया थी वो तीसरे विश्व युद्ध से बच गई। इसीलिए क्यूबा मिसाइल संकट को क्या कहा जाता है, शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है। ठीक है, और मिसाइल समझ में आ गया होगा क्यों कहा जाता है आपको। उस समय यहाँ के नेता, क्यूबा के नेता का नाम था फिदेल कास्त्रो। यूएसएसआर के जो नेता थे जिनका नाम था निकिता क्रुश्चेव और अमेरिका के थे जॉन एफ कैनेडी। तो आपको यहाँ आंसर मिल गया होगा कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता कौन थे। तो कौन थे बच्चों, निकिता क्रुश्चेव। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? बात है रूसी क्रांति, तो याद रखिए बच्चों रूसी क्रांति कब हुई थी, तो 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। इसे रूसी क्रांति भी कहते हैं, इसे समाजवादी क्रांति भी कहते हैं, इसे बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। और इसी के परिणाम स्वरूप 15 देशों ने मिलकर क्या बनाया था बच्चों, एक संघ बनाया जिसे कहते हैं सोवियत गणराज्य या सोवियत संघ। ठीक है ना, और याद रखिएगा कि रूसी क्रांति का जो नेतृत्व किया था ये किया था लेनिन ने। ठीक है ना, लेनिन करके है। ठीक है, तो बोरिस लेनिन करके नाम था उनका, तो देख लीजिएगा, तो वो था। नेक्स्ट प्रश्न की और बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पेरेस्ट्रोइका का क्या अर्थ है? पेरेस्ट्रोइका का, अब पेरेस्ट्रोइका मतलब क्या है बच्चों, तो पहला तो याद रखिएगा पेरेस्ट्रोइका का अर्थ होता है पुनर्गठन। ठीक है ना, पुनर्गठन होता है पेरेस्ट्रोइका का अर्थ। अब पेरेस्ट्रोइका जो है आखिर ये विचारधारा है क्या, तो जो सोवियत संघ के जो नेता थे, जो मतलब बेसिकली
80 या 82 में लगभग बने थे, जिनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव, जो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे। तो इन्होंने सोवियत संघ के सुधार के लिए क्या किया था, दो नीतियां चलाई थी, पेरेस्ट्रोइका और ग्लास्नोस्ट की नीति चलाई थी, ठीक है ना। तो पेरेस्ट्रोइका और ग्लास्नोस्ट की नीति इन्होंने चलाई थी। तो इसी का नाम क्या था, पुनर्गठन, यानी पेरेस्ट्रोइका का मतलब क्या होता है, पुनर्गठन करना अर्थव्यवस्था का। इनकी सोच अच्छी थी लेकिन लोगों को समझ में नहीं आई, जो सोवियत संघ के विघटन का एक कारण बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रूसी मुद्रा का क्या नाम है, यानी रूस की मुद्रा का हमें क्या करना है बच्चों, इसमें नाम बताना है। तो रूस की मुद्रा का नाम है, इसमें ऑप्शन है रियाल, रूबल, रुपया, वास्तविक। तो याद रखिएगा रूस की मुद्रा का नाम क्या है बच्चों, रूबल है, ठीक है। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। अब जो यूरोपीय संघ है, आप सभी को पता है कि एक बार क्या हुआ था कि यूरोप में अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी, तो अमेरिका ने क्या किया था, एक आर्थिक सहायता दी थी, जिसे क्या कहा जाता है, मार्शल योजना कहा जाता है। और इसके बाद क्या किया, जो यूरोपीय देशों ने क्या किया, जैसे यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना करी, ठीक है ना। फिर 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना करी। फिर 1951 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन किया था इन्होंने 51 में। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, लगभग 1992 में क्या किया था, इन्होंने गठन किया था। तो इस चीज को याद रखिएगा आप लोग। तो यहां है 1992 में क्या हुआ था, यूरोपीय संघ का गठन हुआ था। तो इसका ये ऑप्शन है, नहीं जो आपका डी ऑप्शन है, इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोपीय परिषद की स्थापना कब हुई। देखो अभी मैंने बताया भी और ये क्वेश्चन आ भी गया कि यूरोपीय परिषद की स्थापना कब हुई। तो यूरोपीय परिषद इसमें दे रखा है आप लोगों को 1969, 1949, 1979 या 1959। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1949, ठीक है बच्चों। तो 1949 का सही, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा एकमात्र देश है जिसने परमाणु बमों के कारण विनाश का सामना किया है, यानी वो कौन सा देश है जिसने परमाणु जो बम है वो एक तरीके से उसका मार जो है झेली है, ठीक है। उस देश का नाम क्या है, तो याद रखिएगा बच्चों उस देश का नाम क्या है, तो वो है जापान। अभी मैंने आप लोगों को बताया था जापान में क्या हुआ था, हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने क्या गिराया था, परमाणु बम गिराया था, जिसका नाम क्या था, लिटिल बॉय और फेट मैन, ठीक है। तो ये जापान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, 2001 में जनरल मुशर्रफ ने खुद को क्या घोषित किया। आप सभी को पता है जो जनरल मुशर्रफ थे वो थे पाकिस्तान के जो थे वो क्या बने थे बच्चों, प्रधानमंत्री बने थे, यानी इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पूर्वी पाकिस्तान टूटकर एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा जिसे क्या कहा जाता है। अब पूर्वी पाकिस्तान क्या है, इसका मैटर समझते हैं। तो आप सभी को पता है जब भारत आजाद हुआ था तो आजादी के बाद जो है जब भारत आजाद हुआ था तो आजादी के बाद क्या किया गया था, पाकिस्तान को दो क्षेत्र दिए गए थे। इस वाले भाग को कहते थे पूर्वी पाकिस्तान, इसे कहते थे पूर्वी पाकिस्तान, और इसे कहते थे, जो ये वाला भाग था इसे कहते थे पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है, पश्चिमी पाकिस्तान। तो ये दो क्षेत्र दिए गए थे, लेकिन क्या हुआ था कि फिर 1971 का भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, और युद्ध के बाद क्या हुआ था कि ये जो पूरी पाकिस्तान एक अलग हो गया था, ठीक है ना, पाकिस्तान से, पश्चिमी पाकिस्तान से अलग हो गया, जिसे वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो यानी डी ऑप्शन इसका बहुत बढ़िया ठीक हो जाएगा। रीजन समझ में आ गया, मैं हर चीज का रीजन करा रहा हूं, आखिर रीजन है क्यों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत पाकिस्तान संघर्ष का कारण नहीं है। तो इसमें बात की गई है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा विवाद का कारण नहीं है। तो ऑप्शन है इसके अंदर बच्चों, हथियारों का अत्यधिक अधिग्रहण, सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण, कच्छ के रण पे सरक्रिक में सीमांकन रेखा के ऊपर, और चटगांव पहाड़ी इलाके के ऊपर। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हमारा ज्यादा विवाद नहीं है, लेकिन ये तीनों ही विवाद हमारा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है,
संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप सभी को पता है संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे हम कहते हैं यूएनओ, ठीक है, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। इससे पहले कौन थे? बान की मून, ठीक है। यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? ट्राइगव ली, इस तरह से नाम याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप सभी को पता है इसका उद्देश्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय संघर्षों को रोकना। दूसरा ऑप्शन है शरणार्थियों के प्रसार को रोके। तीसरा है युद्ध हथियारों के निर्माण को रोकना। चौथा औद्योगिकरण को रोकना। तो इसका सबसे अच्छा जो मेन काम जो है बच्चों वो अंतरराष्ट्रीय संघर्षों को रोकना, यानी इसका ए ऑप्शन बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चों, इको शोक क्यों अस्तित्व में आया? ठीक है ना। तो इको शोक जो है ना बच्चों, अगर इको शोक के बारे में बात की जाए तो इको शोक क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय निगम है, ठीक है, ये याद रखिए बस, इसके बारे में ज्यादा पूछा नहीं जाता। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित में से किस अंग ने अपना अस्तित्व खो दिया है? यूएनओ का कौन सा? सभी को पता है यूएनओ के लगभग 5 से 6 अंग है, जैसे सुरक्षा परिषद, ठीक है, न्यायशीता परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, महासभा, ठीक है, और सामाजिक आर्थिक संगठन, ठीक है ना। तो 6 अंग है, तो 6 में से कौन सा है जिसने अपना महत्व खो दिया है? तो वो है क्या है बच्चों? ट्रस्टशिप परिषद, यानी इसे कहते हैं न्यायशीता परिषद। इसे क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। 1994 में क्या किया गया था बच्चों? समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने संयुक्त राष्ट्र संघ को बातचीत की दुकान कहा है? ठीक है ना, बातचीत की दुकान। क्यों बातचीत की दुकान कहा है? क्योंकि इधर क्या होता है कि ये बेसिकली क्या है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है यहाँ विचार विमर्श और विवाद होते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या कहा गया? इसे बातचीत की दुकान कहा गया है। और किसने इसे बातचीत की दुकान कहा है? तो याद रखिएगा बच्चों, ये कहा है सीसी थूरर ने, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के प्रस्ताव का महत्व अधिक है, क्यों? आखिर भारत का अधिक महत्व क्यों है? तो पहला क्या है? आप सभी को पता है पहला क्या है कि एशिया में स्थित है भारत। दूसरा संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की सदस्यता। तीसरा भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था। चौथा है परमाणु क्षमता। तो इसका सही ऑप्शन जो है सी, यानी भारत जो है वो अभी वर्तमान में एक आर्थिक ताकत के रूप में क्या हो रहा है? उभर रहा है, और राजनीतिक व्यवस्था के रूप में। तो इसीलिए भारत का क्या हो जाता है? यूरोप यानी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता बनने का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दोनों में से किस देश को क्योटो प्रोटोकॉल की आवश्यकताओं से छूट मिली हुई है? यानी इसमें ऑप्शन इसमें बताए गए हैं कि ऐसे 2 देशों के नाम बताइए जिन्हें क्योटो प्रोटोकॉल की मतलब बाध्यताओं से मुक्त किया गया है। आप सभी को पता है देखो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? एक ऐसी संधि थी जिसमें यह माना गया था कि ज्यादातर जो पोल्यूशन फैलाने में ना, जैसे पोल्यूशन ज्यादा बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, तो प्रदूषण कम करने के लिए सभी देशों पे यह संधि थोपी गई थी। तो इसमें क्या हुआ था बच्चों? भारत और चीन जैसे विकासशील देशों ने क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं के मानने से इनकार कर दिया था। कहा था कि भैया ज्यादातर पोल्यूशन या प्रदूषण जो है वो विकसित देशों ने किया है, हमारा तो प्रति व्यक्ति प्रदूषण बहुत ज्यादा कम है, ठीक है ना। तो ये तर्क देते हुए ये कहा था कि भारत और चीन जैसे विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से मुक्त रखा जाए, ठीक है। तो इसीलिए भारत चीन जैसे देशों को क्या रखा गया? क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से मुक्त रखा गया है। वो पोल्यूशन कर सकते हैं, आप सभी को पता है जब तक प्रदूषण नहीं होगा तो एक तरीके से विकसित देश नहीं हो पाएगा। जैसे ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, इन्होंने तो अपने टाइम पे क्या कर लिया? औद्योगिकरण कर लिया और खुद डेवलप हो गए, और जब विकासशील देशों की बारी आई तो इन्होंने एक ऐसी संधि थोप दी। तो भारत जैसे अन्य विकासशील देशों ने क्या किया? इसका विरोध किया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पृथ्वी सम्मेलन में भाग लिया गया था, यानी पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? आप सभी को पता है पृथ्वी सम्मेलन को रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, इसे एजेंडा 21 भी कहा जाता है, और इसमें लगभग 170 देश शामिल हुए थे, ठीक है, 170 देश। इसमें 170 देश क्या हुए थे? शामिल हुए थे, और ये ब्राजील के रियो डी जनेरो में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों हमारा, गेट का क्या अर्थ है? ठीक है ना। तो गेट का मतलब एक
शाब्दिक अगर बताया जाए तो इसका अर्थ होता है व्यापार टैरिफ पर सामान्य समझौता। इसकी फुल फॉर्म होती है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, जैसे विश्व व्यापार संगठन है जिसकी स्थापना WTO जो है, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी, इससे पहले इसे गेट के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसे गेट के नाम से जाना जाता था, ठीक है, लेकिन इसे 1995 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया, WTO कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है वैश्वीकरण का सकारात्मक पहलू इसकी हमारी वृद्धि करने की क्षमता है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा बच्चों, इसमें क्या हुआ है, वैश्वीकरण का सकारात्मक पहलू क्या है कि हमारे विकल्पों में क्या हुआ है बच्चों, वृद्धि हुई है। हमारे खान पान में क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। ठीक है, बर्गर, पिज्जा जैसे ये ऑप्शंस है ना, हमारे विकल्प बड़े हैं। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस टाइप से देख रहे हो आपको बच्चों, इस टाइप से पेपर पूछे जा रहे हैं। मैंने बोला ना इजी टू हार्ड पेपर रहेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणाम निम्नलिखित कौन से हैं। तो कौन से इसमें से, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक प्रभाव है। तो इसका क्या है बच्चों, राज्य की कार्य करने की क्षमता का क्या हुआ है, क्षरण हुआ है। राज्य जो है वो अपने आप को कुछ कार्यों तक ही सीमित रख रहा है, जैसे सुरक्षा करना और कानून बनाना। ठीक है, बाकी सब तो बस वैश्वीकरण के कारण काम तो और ज्यादा आसान हो चुका है सरकारों का, तो ये रहेगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, भारतीय संघ के 16वें राज्य का नाम बताइए जिसका गठन 1963 में हुआ था। तो जो भारत का जो 16वां राज्य था जिसका स्थापना 1963 में हुआ था, वो था बच्चों नागालैंड। ठीक है, तो नागालैंड आप लोग याद रखिएगा। नागालैंड से एक और क्वेश्चन याद है, नागालैंड में लाल डेंगा। ठीक है, लाल नागा, यहाँ की जनजाति है नागा। तो नागा लोगों ने क्या किया था, आंदोलन किया था। तो राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच समझौता हुआ था। ठीक है, तब जाके इसे 1963 में क्या बनाया गया था, मतलब ये तो पहले ही बन गया था लेकिन आंदोलन यहाँ चलते रहे थे। ठीक है ना, बन तो पहले ही गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है भारत की स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें अस्तित्व में थी। मतलब जब भारत आजाद हुआ, आजादी से पहले भारत में कितनी रियासतें थी। तो उस समय बच्चों भारत में 565 रजवाड़े थे या रियासतें थी। इन्हें रजवाड़े भी कहा जाता है और इन्हें रियासतें भी कहा जाता है। और इनके रजवाड़ों को, जो रजवाड़े जो थे ना, यहाँ के जो शासक होते थे, इन्हें एक विशेष भत्ता दिया जाता था जिन्हें प्रिवी पर्स भी कहते हैं। और इंदिरा गांधी ने 1971 में क्या किया था, प्रिवी पर्स की समाप्ति की थी। तो इससे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में से कौन मणिपुर के राजा थे। मतलब याद मैं बोल रखा है मणिपुर के राजा का नाम बताइए आजादी के बाद। तो वो थे बच्चों बोध चंद्र सिंह, यहाँ के क्या थे, राजा थे। ठीक है, बोध चंद्र सिंह। और याद रखिएगा मणिपुर भारत का पहला ऐसा राज्य था जहां सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के आधार पर पहली बार चुनाव हुए थे। तो इसका सही रहेगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चों, समाजवादियों ने किस विचारधारा का वकालत की है। ठीक है, मतलब जो समाजवादी लोग होते हैं वो किस विचारधारा को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। तो वो बढ़ावा देते हैं बच्चों लोकतांत्रिक समाजवाद को बढ़ावा देते हैं। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है उस दस्तावेज का क्या नाम था जो भारत सरकार तैयार करती है जिसमें उसकी सभी आय और व्यय की योजना होती है, जो खर्चे वर्चे के बारे में होती है। तो ये तो बहुत ज्यादा आसान है, यानी उसे क्या कहते हैं बच्चों, बजट कहते हैं, जो हर साल पेश होता है 4 जुलाई को। ठीक है, 4 जुलाई नहीं सर, अप्रैल को कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई। तो बच्चों दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में प्रारंभ हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1961 से 1956 और दूसरी हुई थी 1956 से 90 जैसे दूसरी हुई थी 1956 से 1961। ठीक है, 1961 ये दूसरी 2 पंचवर्षीय योजना हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ज्यादा जोर दिया गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर, उद्योगों पर ज्यादा जोर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत के नियोजित विकास के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की गई थी। नियोजित का मतलब होता है प्लानिंग।
तो भारत ने प्लानिंग या योजना बनाने के लिए इसकी स्थापना हुई थी आजादी के बाद, तो स्वतंत्रता के तुरंत बाद। तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में, ठीक है, तो याद रखिएगा। और बाद में फिर 2015 में योजना आयोग को हटाकर क्या कर दिया गया, इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया था। इसके साथ साथ नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं, नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं राजीव कुमार, ठीक है। उपाध्यक्ष जो हैं इसके जो मुख्य हैं, ठीक है, जैसे कुछ कुछ नाम है, जैसे अगर बात की जाए इसके मुख्य, जैसे मुख्य अध्यक्ष की अगर बात की, जैसे सीईओ कहते हैं, सीईओ कौन है वर्तमान में, अमिताभ कांत है। उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार, और अध्यक्ष जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीति आयोग के। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भविष्य में संभावित चीनी आक्रमण के बारे में कौन चिंतित था। मतलब जब भारत आजाद हुआ था तो 1962 के टाइम पे कौन चिंतित था कि भैया चीन कभी भी भारत पे आक्रमण कर सकता है, इस बात को लेकर कौन चिंतित था। तो भैया वो चिंतित थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। जवाहरलाल नेहरू को कई बार समझा रहे थे कि चीन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो नहीं माने। इस कारण क्या हुआ, चीन ने हम पर आक्रमण कर दिया। दूरदर्शी समझते थे जवाहरलाल नेहरू अपने आप को, तो ठीक है, उस समय के हिसाब से तो ठीक ही है। नेक्स्ट बात करते हैं, चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया या कब्जा कब किया। तो चीन ने जो तिब्बत पर आक्रमण किया था वो बच्चों किया था 1950 में। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर कब किया गया। जो पंचशील समझौता था वो भारत और चीन के बीच हुआ, तो कब हस्ताक्षर किया गया था, तो इसे हस्ताक्षर किया गया था 29 अप्रैल 1954 को, ठीक है। भारत और चीन के बीच ये समझौता हुआ था। नेक्स्ट है, स्वेज नहर के मुद्दे पर ब्रिटेन ने मिस्र पर कब हमला किया था। तो स्वेज नहर के मुद्दे पर बच्चों कब आक्रमण किया था, तो 1956 में। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो बच्चों प्रसिद्ध नारा जो दिया गया था ये लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री द्वारा ये भारत का पहला नारा दिया गया जो था जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो याद रखिएगा, भारत में पहली बार जो प्रथम आम चुनाव 1951 से 1952 तक का माना जाता है, ठीक है। और उस समय भारत के पहले प्रधानमंत्री चुने गए थे जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपातकाल के दौरान निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया था। तो आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन किया गया था। तो बच्चों ये किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, ठीक है ना। काफी विवादित संशोधन रहता है। इसी टाइम में क्या किया गया था, इंदिरा गांधी ने अपना टाइम पीरियड भी बदल लिया था। जैसे कहने का मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो इंदिरा गांधी ने अपना कार्यकाल 5 से 6 वर्ष तक कर लिया था, ठीक है। तो ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निवारक हिरासत के तहत गिरफ्तार लोगों के बारे में शाह आयोग का अनुमान क्या था। मतलब जो शाह आयोग जो है ना, शाह आयोग की स्थापना जो है बेसिकली जेसी शाह की अध्यक्षता में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था आपातकाल के दौरान कि जो गड़बड़ियां हुई हैं या जो शक्तियों का दुरुपयोग हुआ है इसके बारे में पता लगाना था। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य था। और इस आयोग ने बताया कि निवारक नजरबंदी के अंतर्गत लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को क्या किया गया था, गिरफ्तार किया गया था। ये शाह जांच आयोग की रिपोर्ट थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन मार्च 1974 के बिहार आंदोलन का नेतृत्व किया था। यानी 1974 में जो बिहार छात्र आंदोलन हुए थे, सभी होता है बिहार छात्र आंदोलन, ठीक है, जिसमें भ्रष्टाचार, महंगाई, ठीक है, तेल की बढ़ती कीमतों के कारण क्या किया गया था, यह आंदोलन किया गया था। और बिहार से इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो जयप्रकाश नारायण ने किया था। और जयप्रकाश नारायण ने ही क्या किया था बच्चों, संपूर्ण क्रांति का आह्वान भी इन्होंने ही किया था और बिहार के छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभियान ने 73वें और 74वें संशोधन के अधिनियम को योगदान दिया है।
यानी ऐसा कौन सी घटना थी जिसके कारण 73वां 74वां संविधान संशोधन हो पाया था। ठीक है, तो वो कौन सा आंदोलन था, तो वो बच्चों था एंटी अरेक। ठीक है, आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने ज्यादा बढ़ चढ़कर भाग लिया था। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन के बाद कितने वर्ष तक पेड़ों की कटाई रोक दी गई थी। जब चिपको आंदोलन चला गया था, चिपको आंदोलन जो है वो आंध्र प्रदेश के दुर्घंटा गांव में चलाया गया था। इसमें महिलाओं ने क्या किया था, वृक्षों को बचाने के लिए क्या किया गया था, पेड़ों से ही लिपट गई थी। ठीक है, इसीलिए क्या कहा जाता है, इसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और ये चिपको आंदोलन जब हुआ था तो सरकार ने 15 सालों तक, लगभग 15 सालों तक पेड़ों की कटाई पर क्या लगा दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब से अलग होकर कौन से दो राज्य बनाए गए थे। तो पंजाब से अलग होकर दो जो राज्य बनाए गए थे